ओके बेटा, तो कॉपर मेटलर्जी मेटलर्जी ऑफ कॉपर में जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, ब्लिस्टर कॉपर को हम प्रिपेयर कर चुके हैं। ब्लिस्टर कॉपर हमने बना लिया है। जैसे कि बताया था कि ब्लिस्टर कॉपर जो है बेटा वो 99% प्योर होता है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ एलिमेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने यहाँ से सेपरेट आउट करना है। उनकी प्रेजेंस में हम इसको किसी भी किस्म के मेटेलिक वर्क के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें ये सारी की जो इम्प्योरिटीज हैं इसके अंदर, कुछ एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, हमने इसको क्या करना है, यहाँ से सेपरेट आउट करना है। तो अब हम इस पे काम करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे और कैसे इसको हम सेपरेट आउट करते हैं। सिंपल, हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही कॉमन सी बात हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो कि पहले भी चैप्टर नंबर 3 में भी और 4 में भी आपको हम पढ़ाते आए हैं। हम वही यहाँ पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट कुछ इस तरह करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉपर, चंद बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको याद होनी चाहिए पहले से, लेकिन मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। कॉपर जो है वो मेटल है, ठीक है। डेफिनेटली कॉपर क्या है, वो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन जो भी एलिमेंट्स होगा वो मेटल ही होगा। तो कॉपर अगर मेटल है तो डेफिनेटली उसकी जो वैलेंसी होगी या उसका जो चार्ज होगा उसके ऊपर, वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब चाहे आपको याद है कि +2 होगा या +1 होगा या +3 होगा, उससे इसका मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इससे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी इसको अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सेंटर में रखता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से मतलब जिसके पास कैथोड भी होता है और एनोड भी होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सेंटर में रखता हूँ और उस पर चार्ज पॉजिटिव है, मुझे पहले से पता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर उस पर चार्ज पॉजिटिव है तो वो किसकी तरफ ट्रेवल करेगा, वो नेगेटिव पोल की तरफ ट्रेवल करेगा। यानी अगर आपके सामने ये एक छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, और मैं कॉपर पॉजिटिव को यहाँ रखता हूँ, तो कॉपर पॉजिटिव डेफिनेटली किसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर प्लस का चार्ज है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करेगा। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड। यानी इसकी तरफ वो ट्रेवल करेगा, इसकी तरफ वो माइग्रेट करेगा, इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होगा। तो इसका मतलब है कि वो आउट कहाँ से हुआ है, वो आउट हुआ है इस इलेक्ट्रोड से। तो ये आपको बात समझनी है कि आपने जो एनोड लेना है वो लेना है ब्लिस्टर कॉपर का। यानी कि जो ब्लिस्टर कॉपर अभी आपने बनाया था या प्रिपेयर किया है या एक्सट्रैक्ट किया है, उस ब्लिस्टर कॉपर के कुछ ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, और उसको यहाँ पर हम लोग हैंग करते हैं और इसको वायरिंग के जरिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। यानी यूँ कह लीजिए कि ब्लिस्टर कॉपर यहाँ पर बिहेव करता है एज अ एनोड के तौर पर। ये जो इतनी कहानी आपको सुनाई गई है, ये इस मकसद से ही सुनाई गई है कि रट्टा नहीं मारिएगा, लॉजिक से याद कीजिएगा। हमेशा 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 याद रखिएगा कि जो मेटल जिसको हमने दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करवाना होता है या माइग्रेट करवाना होता है, तो हमें ये देखना पड़ता है, बिल्कुल सिंपल सी बात देखनी पड़ती है कि भाई जो मेटल है जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं वो पॉजिटिव इन नेचर है या नेगेटिव इन नेचर है। ज्यादातर मेटल डेफिनेटली क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, या जो एलिमेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं आमतौर पर वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव आइन बनाते हैं। तो जो पॉजिटिव आइन होगा वो हमेशा नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेगा। तो अगर हम उसको नेगेटिव पे रखेंगे तो वो तो पहले से ही उसके ऊपर मौजूद है, तो फिर हमें जरूरत क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है केमिकल, उसको हम लोग क्या रखते हैं, एनोड पर रखते हैं। और जिस पर हमें डिपॉजिट करवाना होता है उससे, वो हम कहाँ रखते हैं बेटा, कैथोड पर रखते हैं। तो जो हम इसके लिए रिफाइनिंग के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करेंगे, उसमें सिंपल सी एक रॉड या एक तरफ हम एनोड की तरफ रखेंगे ब्लिस्टर कॉपर, और कैथोड की तरफ रखेंगे हम क्या बेटा, प्योर कॉपर रखेंगे। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे हम, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो इस्तेमाल करेंगे, वो सिंपल कॉपर सल्फेट इस्तेमाल करेंगे, और साथ में कुछ एसिड इसमें क्या कर देंगे, मिक्सअप कर। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सिंपल। अब याद रखिएगा, एनोड पे ब्लिस्टर कॉपर है जिसको आपने रिफाइन करना है, कैथोड प्योर कॉपर है जो पहले से ही रिफाइंड है, और इलेक्ट्रोलाइट आपने इस्तेमाल किया है क्या, कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा जब, तो जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर क्रिएट होगा वो कुछ इस तरह होगा कि एनोड के ऊपर जो हमारा ब्लिस्टर कॉपर है वो डेफिनेटली न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है, ना तो उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है ना गेन किया है।
तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट किया, कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन का करेगा, रिमूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वो कॉपर आयन की फॉर्म में आ जाएगा। अब कॉपर की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 होती है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उसका चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, +2 आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है बेटा, ये ऑक्सीडेशन है। और वैसे भी एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये बात हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में और 4 में। और मैंने आपको उसी वक्त स्टार्ट में बताया था, चैप्टर नंबर 3 में जब हम बात कर रहे थे सोडियम की एक्सट्रैक्शन की बात की थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने वहां पे भी कहा था बेटा ये एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका बी केयरफुल, बहुत ख्याल रखिएगा इनका। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत जगह पे आपने इसको इस्तेमाल करना है, और वहां मैंने काफी डिटेल में आपको ये सब चीजें बताई भी थी। तो दोबारा देख लीजिए, कॉपर न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो चार्ज आएगा +2, ये आयन जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे बोलते हैं बेटा क्या, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कॉपर की यहाँ पर जो वैलेंसी है वो 0 है, और यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी वो क्या, वो +2 है। तो 0 से +2 जो है, 0 से जो +2 है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हम उसे भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, किसी तरीके से भी आप याद करना चाहें। और एनोड पे सारा का सारा काम हो रहा है, तो ये यहाँ पर जो आपके पास आयन बना है, आपके पास पॉजिटिव आयन, वो आपके पास अभी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर मूव करेगा। तो जब ये आयन यहाँ प्रेजेंट है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यहाँ पर, तो ये ट्रेवल अब करेगा, जो माइग्रेट करेगा तो डेफिनेटली किसकी तरफ करेगा, जो नेगेटिव पोल होगा उसकी तरफ ट्रेवल करेगा। तो ये पहुंचेगा कहाँ पर बेटा, कैथोड पर। तो कैथोड पर जब जाके ये पहुंचेगा तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो डेफिनेटली इसका चार्ज जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ये दोबारा न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ इसने लॉस किया था तो चार्ज क्रिएट हुआ था, यहाँ जो दोबारा गेन करेगा तो चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, या यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और +2 से कितना हो गया बेटा, न्यूट्रल हो गया, तो डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो भी रिडक्शन ही कहलाता है। तो कैथोड पे क्या हो रही होगी बेटा, रिडक्शन हो रही है। और ये जो कॉपर होगा वो डेफिनेटली कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब कैथोड पे पहले से ही प्योर कॉपर प्रेजेंट है, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में यहाँ पर ये प्योर कॉपर जो होगा वहां पर जाके ये प्रेजेंट आ जाएगा। जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि कॉपर आयन और कॉपर आयन, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के आयन हैं, ये आपस में कैंसिल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये कॉपर ब्लिस्टर कॉपर है और ये वाला कॉपर क्या बन गया, प्योर कॉपर। जब ये एनोड पे था तो ये ब्लिस्टर कॉपर था, लेकिन जब ये कैथोड पे पहुंचा है तो क्या बन गया, ये प्योर कॉपर बन चुका है। सो इस तरीके से एक ओवरऑल रेशन आपने देखा कि आपने ब्लिस्टर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह ये तो जो आपके सामने सेल रेशन बताया गया था, जैसे इसमें 1 एटम ही इस्तेमाल किया गया, तो इस तरह जितने भी यहाँ पर एटम्स इस जगह पे प्रेजेंट होंगे, वो सारे के सारे एटम्स और आयंस होंगे वो मूव करेंगे कहाँ पर बेटा, कैथोड के ऊपर, और प्योर कॉपर के ऊपर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब डेफिनेटली प्योर कॉपर को पर्सनली तौर पर यहाँ पर कोई उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि प्योर कॉपर की जो क्वांटिटी मौजूद है वो वही रहेगी, और एक्स्ट्रा क्वांटिटी उस पर क्या हो जाएगी बेटा, डिपॉजिट हो जाएगी। तो अगर आपकी जहन में ये चीज़ है कि प्योर कॉपर कहाँ जाएगा, तो प्योर कॉपर की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ब्लिस्टर कॉपर उसके ऊपर आके क्या होगा बेटा, डिपॉजिट होगा और इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम ब्लिस्टर कॉपर को रिफाइन कर लेंगे, और जो बाकी इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है ना, वो यहाँ पर नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया एनोड मड, इसका मतलब होता है कि जो इम्प्योरिटीज बाकी बचेंगी, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट थे 1% के करीब, वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, रिफाइन करेंगे बकायदा प्रॉपर तरीके से।
इसमें कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बेटा पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉपर सल्फेट। एक छोटा सा टॉपिक है, दो टॉपिक इसमें है, एक है कॉपर सल्फेट, एक और एक सिल्वर नाइट्रेट है। देखते हैं कि आज हम कितना कवर कर सकते हैं। इसमें सिंपल आपने कॉपर सल्फेट की कुछ प्रिपरेशंस करनी है, उसका फार्मूला वगैरह देखने है और एक दो रिएक्शन सबसे देखना है। इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है और कभी कभी जस्ट आपसे इसकी प्रिपरेशन या फार्मूला और कोई एक आध रिएक्शन जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपने उसको देखना है। सिंपल, कॉपर सल्फेट को नॉर्मली तो हम लोग कॉपर सल्फेट ही बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला ये है, ये कॉपर है, ये सल्फेट है। इसमें हेप्टाहाइड्रेट 5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम इसको नॉर्मली तौर पे क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं। अभी जो लफ्ज लिखा हुआ है क्यूप्रिक या क्यूप्रस, एक वर्ड होता है, तो इसको जरा थोड़ा सा प्लीज बेटा देख लीजिएगा कि क्यूप्रिक वर्ड कब बोलते हैं और क्यूप्रस वर्ड कब बोलते हैं। जब कॉपर की वैलेंसी +1 होती है, +1 वैलेंसी अगर होगी तो हम इसको बोलेंगे क्यूप्रस बोलेंगे, और जब इसकी वैलेंसी +2 होती है तो हम इसको बोलते हैं क्यूप्रिक बोलते हैं। एक छोटी सी बात वैसे भी याद रखिएगा, जैसे आयरन होता है, Fe, आयरन की वैलेंसी अगर +2 होगी तो हम उसे बोलेंगे फेरस, और अगर उसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी तो हम उसे बोलेंगे फेरिक। तो ये एक मतलब टेक्निक, मतलब एक साइंटिफिक चीज बताई गई है कि अगर वैलेंसी कम होती है तो हम उसके साथ OUS लगाते हैं, मतलब कि उसको फेरस पढ़ते हैं या क्यूप्रस पढ़ते हैं। लेकिन अगर वैलेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, जो कि नॉर्मल वैलेंसी से बढ़ जाती है, मतलब अगर +1 है तो +2 हो जाए, या +2 है तो +3 हो जाए, तो फिर हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं IC का इस्तेमाल करते हैं, इक लगाते हैं उसके साथ। ठीक है, तो फेरिक या फिर क्यूप्रिक, ये छोटा सा पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट साइंटिफिक नेम देने के लिए, तो इसको जरा प्लीज याद रखिएगा हमेशा। सो यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, आप कॉपर सल्फेट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसको बाकायदा आपने केमिकली तौर पर उसको बोलना है तो फिर हम इसको बोलेंगे क्यूप्रिक सल्फेट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉपर की जो वैलेंसी है वो क्या है, वो +2 है। अब यहाँ फिर वही बात आ गई कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर +2 है। तो बेटा आपको मैंने कहा भी था कि कुछ एलिमेंट्स की या कुछ कंपाउंड की या ग्रुप ऑफ एटम्स की वैलेंसीज याद करना स्टार्ट करें। तो अगर आपको याद हो तो सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया है, तो वहां पर भी आपको बताया था कि सल्फेट जो होता है इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। तो मैंने कहा था प्लीज इसको याद करें, आगे चल के भी काम आए। तो सल्फेट बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, कार्बोनेट बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, बाई सल्फेट, बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। इस तरह के जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, तो इनकी वैलेंसीज आप याद रखें और याद करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप देखें कि सल्फेट है, SO4 लिखा हुआ है, और साथ में कॉपर है, तो यहाँ पर कोई क्रॉस के अंदर कोई भी हमने यहाँ पर वैलेंसी शो नहीं की कॉपर के साथ, ना तो यहाँ पर शो कर रहे हैं, ना पर SO4 के बाद ब्रैकेट के बाहर कोई शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो वैलेंसी सल्फेट की है वही वैलेंसी किया है बेटा कॉपर की। अब अगर कॉपर की वैलेंसी आपको नहीं पता कि +1 है या +2 है, तो आप देख सकते हैं कि सल्फेट की वैलेंसी क्या है, वो -2 होती है। तो डेफिनेटली कॉपर की वैलेंसी क्या होगी बेटा, वो +2 होगी। इसीलिए दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल किया है, और यहाँ पर कोई वैलेंसी जो है वो मेंशन नहीं की गई। यहाँ से इस तरीके से आपको मालूम होगा। 5 इसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। इसे कलर की वजह से हम इसको बोलते हैं ब्लू स्टोन या ब्लू विट्रियोल के नाम से इसको जाना जाता है, इसे कलर की वजह से। स्टोन डेफिनेटली इसलिए कहा जाता है कि सॉलिड फॉर्म के अंदर ये जब होता है तो ये रूम टेम्परेचर पर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है, दैट्स वाई इसको स्टोन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन जो इसका होता है, वो काफी स्लिपरी होता है, तो दैट्स वाई इसको विट्रियोल का नाम दिया गया। सो ब्लू विट्रियोल और ब्लू स्टोन, ये इसके नाम। ब्लू का नाम जो दिया गया है कलर की वजह से दिया गया। प्रिपरेशन बहुत 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 आसान प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन डायरेक्टली कभी आती तो नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर आपको शॉर्ट नोट इसके ऊपर लिखने के लिए आता है तो उसमें से इसको प्रिपेयर करने के लिए आप कोई भी एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल सी इसमें प्रिपरेशन, आपको पता है कि कॉपर सल्फेट बनाना है आपने, आपको कॉपर मेटल चाहिए और साथ में आपको सल्फेट आयन चाहिए। तो सल्फेट आयन आपको डायरेक्टली कहाँ से मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपने हर जगह पे इस्तेमाल करना है ताकि यहाँ से आपको सल्फेट आयन जो है वो मिल सके। साथ में आपको कॉपर चाहिए, तो ऐसा एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम या कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे जिसमें क्या हो, कॉपर प्रेजेंट। तो उसके एक तो ये कि कॉपर मेटल डायरेक्टली इस्तेमाल करें, जस्ट ओनली कॉपर मेटल का इस्तेमाल करें, साथ में कोई दूसरा केमिकल नहीं होना चाहिए। और तरीके हैं कि कॉपर ऑक्साइड का इस्तेमाल करें, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मतलब ऐसे केमिकल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कॉपर के साथ साथ कुछ दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट हो, तो हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से चाहिए क्या, सिर्फ कॉपर चाहिए। अब रिएक्शन प्रोसीड होना बड़ा आसान सा काम है कि कॉपर के साथ सल्फेट मिल जाएगा, वो बना लेगा कॉपर सल्फेट। जो बाकी एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होंगे वो आपस में कंबाइन होकर जो भी कंपाउंड बनता होगा वो बनाएंगे। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमेनिंग है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर को फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर कॉपर ने सल्फेट से कंबाइन किया तो कॉपर सल्फेट बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे बेटा, वाटर को फॉर्म कर लेंगे। यहाँ कॉपर और सल्फेट मिलेंगे तो डेफिनेटली कॉपर सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर कार्बोनेट है, याद रखिएगा कि जब भी कोई भी केमिकल, कॉपर के अलावा भी कोई भी केमिकल होता, अगर यहाँ पर कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट है, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो लाजमी तौर पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक की पॉइंट है, यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट है, याद रखिएगा हमेशा। कोई भी कार्बोनेट है, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है, आयरन कार्बोनेट है, कोबाल्ट कार्ब वट एवर, कोई भी कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट है, तो जब भी वो किसी एसिड के साथ, HCl के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करता है, जो भी यहाँ पे केमिकल बने वो तो बनेंगे, लेकिन कार्बोनेट की वजह से यहाँ पे क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है लाजमी तौर पर। ठीक है, इसी तरह याद रखिए। अच्छा, यहीं पर मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है या कोई भी है, और यहाँ पर कोई ऐसा कंपाउंड होता या ऐसा कोई सॉल्ट होता जिसमें यहाँ पर होता अमोनियम, या अमोनियम होता, NH4 होता, वैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, तो अमोनियम की वजह से, NH4 की वजह से, तो यहाँ पर क्या रिलीज होता, अमोनिया गैस रिलीज होती। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अमोनिया गैस रिलीज होती अगर यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया होता, कोई ना कोई बेस इस्तेमाल किया होता, कोई भी बेस इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अमोनिया गैस क्या होगी, वो रिलीज होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वन दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफा, कि कॉपर मेटल का हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉपर मेटल आपने सिंगल फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई फिर एटम या ग्रुप ऑफ एटम के लिहाज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से आपको सल्फेट आयन यहाँ से मिलेगा, तो कॉपर सल्फेट बनेगा सिंपल। और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन होकर न्यू कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर बना लेंगे। कॉपर सल्फेट अगेन आपके पास मिलेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, वाटर बना लेंगे। यहाँ पर भी ऐसे होगा कि कॉपर सल्फेट मिलेगा, कार्बोनेट की वजह से CO2 गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना लेगा बेटा, वाटर बना लेगा। ये सिंपल इसकी प्रिपरेशन है। ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं ये सिंपल से, कि अगर हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो कि ब्लू कलर का होता है, इसको अगर हम हीट करते हैं 230 डिग्री पर, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्केप हो जाएगा, और बाकी पाउडर मटेरियल बाकी बचेगा जो कि व्हाइट कलर का होगा, मतलब कि उसका कलर जो होगा वो चेंज होगा, ब्लू से व्हाइट हो जाएगा, लेकिन फार्मूला डेफिनेटली वही रहेगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ फिजिकली तौर पर उसमें से वाटर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। वो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म से वो पाउडर की फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ही, लेकिन वो किस मतलब के सॉलिड फॉर्म से आपको वो पाउडर फॉर्म के अंदर हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा। पोटाशियम आयोडाइड एक केमिकल होता है, उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो कुछ इस किस्म की कंपाउंड जो यहाँ पर फॉर्म करेगा। ये आपके पास बेटा है क्यूप्रस आयोडाइड, और पोटाशियम सल्फेट और आयोडीन गैस यहाँ से क्या होती है, वो रिलीज होती है। कॉपर से आयोडीन मिलेगा तो क्यूप्रस आयोडाइड बनाएगा, पोटाशियम से सल्फेट मिल जाएगा आपस में तो पोटाशियम सल्फेट बनेगा, और आयोडीन सेपरेट होगा। अब यहाँ देख सकते हैं, देखो पोटाशियम सल्फेट वैलेंसीज पे गौर करें, तो यहाँ पर पोटाशियम की वैलेंसी जो है वो +1 है, और सल्फेट की वैलेंसी क्या है, वो -2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूप्रस आयोडाइड बनाया गया है, तो यहाँ पर ये जो इसको जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्यूप्रिक नहीं कह रहा, क्यूप्रस कह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको कैलकुलेट करना सिखाया भी था, क्योंकि कॉपर की यहाँ पर जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी बेटा, वो +1 होगी। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। एक्वस अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाने। अब इसका जो रिएक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है एक्वस अमोनिया के साथ, ये भी एक्वस अमोनिया, ये भी एक्वस अमोनिया, ये भी एक्वस अमोनिया, तीनों तरीके से हम रिएक्शन करेंगे इसका। अब इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि अमोनियम और साथ में वाटर दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं, बेशक मर्जी आपकी, या दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो तब हम ऐसे लिखेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं। ठीक है, NH3 है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हम लेंगे तो वो बन जाएगा अमोनियम, और जो बाकी OH आयन होगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो
ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर कहीं बुक में देखें अगर आप, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का लिखने का मतलब एक ही है। अब जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ पर सिंपल क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। ये कॉपर है, ये पॉजिटिव इन चार्ज है, सल्फेट क्या होता है वो नेगेटिव होता है। अमोनिया क्या है वो पॉजिटिव है, OH क्या है बेटा वो नेगेटिव है। वैलेंसीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ बताया था कॉपर की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की वैलेंसी -2 है। अमोनियम +1 है, OH -1 है। अब अमोनियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन करना है और कॉपर ने OH के साथ करना है या कंबाइन होना है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड इस तरह बनेगा। अब ब्रैकेट क्यों लगाना है, क्योंकि बेटा कॉपर की वैलेंसी जो है वो डेफिनेटली क्या है वो +2 है, और OH की वैलेंसी क्या है वो -1 है। तो ये कॉपर की वैलेंसी क्रॉस होकर यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर। इसी तरह अमोनियम सल्फेट जब लिखेंगे तो याद रखिएगा कि अमोनियम की वैलेंसी +1 और सल्फेट की वैलेंसी -2 है। तो वैलेंसी ब्रैकेट लगाएंगे और वैलेंसी को यहाँ पर हम शो करें। इस तरह यहाँ पर एक बेस प्रोड्यूस होगा और एक क्या होगा बेटा, अमोनिकल सॉल्ट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा डबल डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन दोबारा करवाएं और यहाँ पर एक्सेस अमाउंट लें, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो लिक्विड फॉर्म में है इसका अमाउंट काफी ज्यादा ले लें नॉर्मल के मुकाबले में, तो फिर ये कंपाउंड नहीं बनते, बल्कि फिर एक कंपाउंड बनता है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है और साथ में क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। आमतौर पर जब भी हम किसी भी सॉल्ट के साथ किसी बेस का यहाँ पर एक्सेस अमाउंट लेते हैं या किसी भी केमिकल का एक्सेस अमाउंट लेते हैं, तो ज्यादातर चांसेस होता है कि ट्रांजिशन मेटल की वजह से यहाँ पर जो हमें कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसकी जो आयुपैक है या इसका जो नाम देने का जो तरीका है कि इसका क्या नाम होगा, वैसे तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसका नाम होगा टेट्रा अमाइन कॉपर टू सल्फेट, ये इसका नाम होगा। लेकिन ये नाम देने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस चैप्टर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको नज़र से गुजरेंगे। ठीक है, तो वो उन कंपाउंड को हम लोगों ने आयुपिक नेम देना है, जो कि आपको बकायदा एग्जाम्स में अलग से आता भी है, ये क्वेश्चन भी आता है बकायदा कि आपको चंद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह दिए होते हैं, आपने उसके नाम लिखने होते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना, वो आपको इंशाल्लाह ताला हम सिखाएंगे कि इसका नाम किस तरह दिया जाता है। तो बस याद यहाँ पर ये रखिएगा कि अगर नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा तो सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, और लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा तो एक्सेस अमाउंट की वजह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा वो फॉर्म। इसमें से आमतौर पर ये पोटाशियम आयोडाइड का जो रिएक्शन है ये, और ये जो एक्सेस अमाउंट में ये रिएक्शन है, ये वाला आमतौर पर एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं।